नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद बुधसेन के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आपसे कोई फ़ीस नहीं ली जा रही है, ये बिल्कुल फ्री है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपके यूपी टेट का ऐलान कर दिया गया है। यूपी टेट का एग्ज़ाम आपका 25 जुलाई को होगा। इसी को संदर्भ में रखते हुए यूपी टेट की तैयारी आप ज़ोर शोर से करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपका जो भी अचीवमेंट टारगेट हो वो मिस ना हो। क्योंकि बहुत से बच्चों का 75 78 तक जाके रुक जाता है। अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से होते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत हो जाती है, बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। इसलिए आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का यह हमारा वीडियो पर्यावरण का है, जिसमें हम आपको टारगेट 25 प्लस का दे रहे हैं। तो आपका कितना सही होता है, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा बम्बई से ठाणे के बीच। 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चलाई गई थी। अगर किलोमीटर की बात करी जाए, दूरी की बात की जाए, तो ये आपका 35 किलोमीटर की दूरी तक चलाई गई थी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा सोनपुर में। सोनपुर कहाँ है आपका? ये आपका बिहार में है। तो ये मेला बिहार में लगता है, बिहार के सोनपुर में। गंगा और गंडक नदी के संगम पर यह ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक महत्व वाला सोनपुर मेला 1 महीने चलता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1961 में। अगर इसके उद्देश्य की बात करी जाए तो इसका उद्देश्य है सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और संकीर्णता की बुराइयों से निपटना। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 14 और 18। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। किस देश में लचीला संविधान लागू है? लचीला संविधान आपका यूनाइटेड किंगडम में लागू है। लचीला का मतलब ये होता है कि जिस देश के संविधान में आसानी से संशोधन किया जा सके, वह लचीला संविधान होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रेंडियर आपका टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास का प्रदेश नहीं है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कंपास। कंपास और पंपास में आप अंतर समझ लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी कि एग्ज़ाम में आपको एग्जामिनर ऐसे फंसा देगा, तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। प्रेयरी आपका यूएसए कनाडा का है, घास का मैदान। डाउन्स की बात करी जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया का शीतोष्ण घास का मैदान है। पंपास आपका दक्षिण अमेरिका का है।
तो इस तरह से आपके शीतोष्ण घास के मैदान ये आपके तीनों हैं। ये तीनों आपके शीतोष्ण घास के मैदान हैं। लेकिन ये कंपास आपका नहीं है, इसमें आपका नहीं पूछा गया था, इसलिए आपका राइट आंसर कंपास हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में आपका सवाना, कंपास, सिल्वास, लानोज, पार्कलैंड ये सभी आते हैं। इसमें आपका शीतोष्ण घास का प्रदेश नहीं है, तो वो आपका जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं ये आपका कंपास उसी से लिया गया है, इसलिए आपका राइट आंसर नहीं पूछा गया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। आशा करता हूँ कि प्रश्न आपके समझ में आ रहे होंगे। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। जनसंख्या के आधार पर बृहत्तम महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप है, राइट आंसर बी हो जाएगा। परसेंटेज की बात करी जाए तो ये आपका 59.69% होगा। अफ्रीका की बात करें तो 16.36% होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो सही जवाब आपका ये दोनों हो जाएगा, ए और बी, क्योंकि थारू जनजाति इन दोनों में निवास करती है। हर वर्ष आप देखते होंगे कि विवादित क्वेश्चन कुछ न कुछ रहते हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपके विवादित होते हैं। थारू जो है आपका नेपाल और भारत के सीमावर्ती तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली एक जनजाति है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित इस्पात कारखाना है। यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है। अगर इसकी स्थापना की बात करी जाए तो 1953 में हुई थी, और किस देश के द्वारा की गई थी? तो आपका सोवियत संघ रूस के द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी आपका रायपुर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं में। भारत सरकार ने ग्राम स्तर की महिला सशक्तिकरण की दिशा में पंचायती राज संस्थाओं में 33% से बढ़ाकर 50% आरक्षण कर दिया है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 35 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद हेतु आवश्यक पात्रता जो आपकी निर्धारित की गई है, उसमें वह भारतीय नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, वह ना तो संसद के किसी सदन का सदस्य हो और ना ही राज्य विधायिका का, और लास्ट आपका वह किसी लाभ के पद पर ना हो। ये शर्तें रखी गई हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। सूची ए तथा सूची बी को सुमेलित कीजिए। तो भारतीय संघ आपका ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के साथ जाएगा।
राज्य का मुखिया राज्यपाल के साथ जाएगा। नगर निगम की बात करें तो नगर निगम में मेयर होते हैं, और ग्राम पंचायत स्तर की बात करी जाए तो इसमें मुखिया आपका सरपंच होता है, जिसे प्रधान कहा जाता है। तो इस तरह आपका मिलान हो गया है। तो अब आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ए आपका फर्स्ट के साथ जा रहा है, बी आपका थर्ड के साथ जा रहा है, सी आपका फोर्थ के साथ जा रहा है। तो लास्ट आपका बचा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप ले लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आशा करता हूं कि आप ले चुके होंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केरल। भारत में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 31 जुलाई 1959 को केरल में लागू किया गया। अनुच्छेद 356 केंद्र सरकार को किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति उस अवस्था में देता है जब राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो गया हो। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उपरोक्त जो भी कर दिया गया है, गृह कर, चुंगी कर, मनोरंजन कर, ये नगर निगम द्वारा लगाया जा सकता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार, जिसे बंगाल का आतंक भी, आतंक लिखा हो या शोक लिखा हो एक ही बात है, वह है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इकोर्निया क्रांसिपस, जिसे जलकुंभी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायरस के अजैविक होने का लक्षण है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है? सही जवाब हो जाएगा आपका इथाइलिन। इथाइलिन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका अणुसूत्र C2H4। यह रंगीन ज्वलनशील गैस है जिसकी गंध हल्की मीठी कस्तूरी होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, वह है? बहुत से लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे होंगे, लेकिन यहाँ राइजोबियम जो है आपका दलहनी फसलों में होता है, जड़ों में उसके पाया जाता है। यहाँ बात करी गई है अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन, स्वतंत्र रूप में भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु की बात करी गई है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लास्ट्रीडियम। तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ें भली भांत, डायरेक्ट आंसर ना मार दें, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें आपका नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है, वह क्लास्ट्रीडियम है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। राइजोबियम जो आपका है मटर के पौधों में होता है, दलहनी फसलों में पाया जाता है और आपके
भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। ये रहा क्वेश्चन, किस प्रकार का डीएनए कोशिकाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है? किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बी डीएनए सामान्य संरचनात्मक और पूर्ववर्ती प्रकार का है। डीएनए कोशिकाओं में प्राकृतिक शारीरिक स्थितियों के तहत बी रूप में होने को प्रियोरिटी देता है। बी डीएनए को वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के रूप में दर्शाया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? यहाँ अचल जीव की बात करी गई है। अचल जीव बहुकोशिकीय जलीय जंतु होते हैं जो साधारणतः चट्टान या किसी ठोस पदार्थ पर रहते हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला आपका अचल जीव का उदाहरण है। इनकी आकृति अनियमित बेलनाकार, अंडाकार या शाखी होती है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रोटीन अणुओं की इकाई है। सही जवाब हो जाएगा आपका प्रोटीन अणुओं की इकाई अमीनो अम्ल है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तारककाय पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यकृत आपका मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ग्रंथि की बात करी जाए तो ग्रंथि किसी जीव के उस अंग को कहते हैं जो हार्मोन, दूध आदि का संश्लेषण करती है। ग्रंथि दो प्रकार की होती है। एक वह ग्रंथि है जो अंतःस्रावी होती है और दूसरी आपकी बहिःस्रावी। तो इस प्रकार ग्रंथि आपकी दो प्रकार की होती है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी है, तो राज्य पक्षी बताना है आपको। इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस क्रेन है। अगर वैज्ञानिक नाम की बात करी जाए तो ग्रूस एंटीगोन है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि वैज्ञानिक नाम भी पूछा जा सकता है। तो वैज्ञानिक नाम आपको लिख लेना है, ग्रूस एंटीगोन, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। ग्रूस एंटीगोन। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। पुरवा किस अधिवास में शामिल है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ग्रामीण। यहाँ देसी भाषा का प्रयोग किया गया है पुरवा। ये आपको ग्रामीण इलाकों में मिलेगा, ये बोलचाल की भाषा में उपयोग होता है। तो ये आपको आसानी से आंसर मिल गया होगा। जो भी देहात से रिलेट करते हैं उनको तो बखूबी पता होगा पुरवा पुरुई के बारे में। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, किलिमंजारो आपका ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी की बात करी गई है तो ज्वालामुखी का तात्पर्य होता है कि ज्वालामुखी उस छिद्र अथवा दरार से होता है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है।
जिसके माध्यम से तप्त लावा, गैस व अन्य पदार्थ धरती के ऊपर आ जाते हैं। तो किलिमंजारो आपका वैसा ही ज्वालामुखी पर्वत है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मुंबई तट। अरब सागर में मुंबई बंदरगाह क्षेत्र में एलिफेंटा द्वीप है। इसका क्षेत्रफल लगभग 10 से 16 वर्ग किलोमीटर है, जो ज्वार भाटा के साथ साथ बदलता रहता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 70 से 200 सेंटीमीटर। जहां 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां मानसूनी वन पाए जाते हैं। मानसूनी वन पंजाब से असम तक हिमालय के बाह्य ढलानों पर मिलते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगर लिखा मिल जाए आपको कि 100 से 200 तब भी आपका सही होगा, क्योंकि नज़दीकी आपका यहाँ 70 है और यहाँ 100 है, इसलिए ये सही नहीं होगा क्योंकि लास्ट आपका 200 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। यहाँ भी आपका सही नहीं है। यहाँ आपका 150 से 200 दिया है, इसलिए सही नहीं है क्योंकि 70 से 200 के बीच में कोई भी अंक आपको मिल जाए तो आपका सही जवाब होगा, क्योंकि आपको 100 से 200 सेंटीमीटर भी मिल सकता है। इसलिए आपको ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रायद्वीपीय पठार का यह भाग है। इस तरह आपका 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपका कितना स्कोर है, आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।